प्रिय छात्राः नमो नमः। संस्कृत गुरु 24 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अमनदीप शर्मा। परीक्षाओं का समय चल रहा है और इस दौरान हम 7वीं कक्षा का परीक्षा पत्र जो किस तरह का आएगा इस वर्ष, जैसे कि आपको पता है कि सत्रों में विभाजित हमारा पाठ्यक्रम रहता है, सत्र 1 और सत्र 2 में, और उसमें FA1 और FA2 की परीक्षाएं होती हैं। परंतु जो SA2 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है आप सभी के लिए। तो उसका प्रारूप कैसा होगा? 35 नंबर का प्रश्न पत्र आपको आएगा बोर्ड की तरफ से, और उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि किन किन चीज़ों की हमें तैयारी करनी है और कैसे कैसे तैयारी करनी है, वो सब हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए। प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम 7वीं कक्षा की जो सत्रांत परीक्षा होगी, अभी जो मार्च 2020-21 में जो परीक्षा होगी हमारी, उसका प्रारूप लेकर आए हैं कि किस तरह का प्रारूप आपके प्रश्न पत्र का होगा। तो आइए विलंबना करते हुए करते हैं प्रश्न पत्र को हल। प्राप्त अंक 35 होंगे। 35 अंक का आपको प्रश्न पत्र है। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और उसके साथ साथ सभी प्रश्न आपको करने हैं। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये आपको ऐसा कोई गद्यांश वहाँ पर आ सकता है, ये आए ये भी जरूरी नहीं है, कोई और भी हो सकता है, परंतु ये मैं बता रहा हूँ कि प्रारूप ऐसा होगा। उसमें सबसे पहला प्रश्न देखिए कैसा होगा। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु सर्व प्राचीना भाषा का अस्ति। तो उत्तर मैंने आपके लिए लिखे हैं, यहाँ देखिए, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु सर्व प्राचीना, यहाँ तक तो ये पंक्ति आ गई। उसके बाद लिखेंगे भाषा, यहाँ तक आ गई। उसके बाद संस्कृत भाषा अस्ति, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा अस्ति। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि कुत्र सुरक्षिता। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की निधि कुत्र कहाँ पर सुरक्षित है? तो लिखेंगे प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि संस्कृत भाषायां सुरक्षितः। अब ग प्रश्न देखिए, संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि किम कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने क्या कहा? केनापि कथितम भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। यहाँ से इस पंक्ति को उठाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद घ देखिए, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का। संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा कौन सी है? संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा। ये उत्तर हो गए। 4 अंक आपको इससे मिल जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितस्य गद्यांशस्य हिंदी भाषायां अनुवादम कुरुत। अधोलिखित गद्यांश की हिंदी भाषा में अनुवाद करिए। तो यहाँ पर आपको ये गद्यांश इस तरह से परीक्षा में होगा, आपको इस तरह से वहाँ पर अनुवाद लिखना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार से अनुवाद मैंने लिखा है। वैसे तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी देख सकते हैं, परंतु यहाँ से देख रहे हैं तो यदि आप इसको नहीं लिख पा रहे हैं अभी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद ध्यान से इसको पढ़ना आप। पूरा एक अस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। प्राचीन समय में एक वृक्ष पर चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, समय के साथ उसके एक संतान हुई। एकदा काश्चित प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुंडेन अत्रोटयत्। एक बार कोई मदमस्त हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखाओं को सूंड से तोड़ने लगा। चिड़िया का घोंसला नीचे पड़ गया। चटकायाः नीडम भूभि अपतन् तेन अंडानि विशीर्णानि। उससे अंडे टूट गए। अथ सा चटका व्यलपत। इससे वो चिड़िया रोने लगी। तस्याह विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर, काष्ठकूटः नाम खगः, कठफोड़ा जो होता है, जो लकड़ी के बीच में छेद कर देता है अपनी चोंच से, वुड पीकर मेरे ख्याल से कहते हैं उसे, नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छद। उससे पूछा, उसने क्या पूछा उससे? भद्रे किमर्थम विलपसी। पक्षी ने उससे पूछा, भद्रे किस लिए रो रही हो। हमारा दूसरा प्रश्न है, ये हमें 3 अंक देगा। और उसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न में। देखिए तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितस्य श्लोकस्य हिंदी भाषायां अनुवादम लिखत। आपको ऐसे 2 पद्य वहाँ दिए होंगे, आपको किसी 2 में से एक को चुनना है। उसका आपको क्या लिखना है? अनुवाद लिखना है, सरलार्थ लिखना है। जैसे यहाँ देखिए, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भार्यकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम धर्म सर्वधनम प्रधानम। सरलार्थ कैसे लिखेंगे? विद्या रूपी धन को ना तो चोर चुरा सकते हैं, ना चौरहार्यम, न ही राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, न राजहार्यम। यह ना तो भाइयों में बांटा जा सकता है, ना भ्रातृभाज्यम, और ना ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भारी लगता है, न भारकारी।
इसकी विशेषता है कि ये खर्च करने से और बढ़ता है। व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, हमेशा बढ़ता है। उसके बाद क्या कहा, विद्या धनम, इसलिए अतः विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन है। अब मान लीजिए आप करते हैं दूसरे पद्य को, तो दूसरा पद्य क्या है, राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयामा नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामा। यहाँ देखिए संबोधन के चिन्ह हैं। तो संबोधन में कैसे होता है, अरे राघव, अरे माधव, अरे सीता, अरे ललिता, आओ मिलकर हवाई जहाज बनाए। विमान यानम रचयामा नीले गगने विपुले विमले, आओ विशालकाय निर्मल शुद्ध नीले आकाश में वायु विहार करें। मुझे लगता है इससे ये आसान रहेगा। मान लीजिए यदि ये आ जाता है, वैसे इन दोनों में से कोई ना कोई तो आपको आ ही जाएगा, और नहीं भी आएगा तो श्लोकों को ध्यान से पढ़ना, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है वो कैसा रहने वाला है, षट प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, 6 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। आपको ऑप्शन भी वहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये आपको 3 अंक देगा। और यहाँ देखिए सबसे पहला प्रश्न, वयम कस्मिन् लोके प्रविशामः, उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, वयम चंद्रलोके प्रविशामः, वृक्षे का प्रतिवसति स्म, ये एका चटका प्रतिवसति स्म, कह पशु, पशु कौन है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना, साहित्य संगीत और कला से विहीन कौन है, पशु है। का भाषा प्राचीनतमा, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते, अनारिकाया महती जिज्ञासा वर्तते, व्याघ्रः कुत्र गर्जति, व्याघ्रः गहने विपिने गर्जति, गजः केन शाखाम् अत्रोट्यत, उत्तरम किमस्ति, गजः शुंडेन शाखाम् अत्रोटयत। अब देखिए जो हमारा 5वां प्रश्न है, ये फ्री में आपको 4 अंक देने वाला है। कितने अंक देने वाला है, 4 अंक देने वाला। मैंने इसको फ्री क्यों कहा, क्योंकि इसमें आपको एक कथा लिखनी है और कथा को हिंदी भाषा में लिखना है। आपके पाठ में जैसे अनारिकायाः जिज्ञासा और एक समवायो ही दुर्जयाः, समवायो ही दुर्जय, यह एक कथा है, इसलिए ये मान के चलें ये तो अवश्य आती ही आती है, इसलिए ध्यान से आप पढ़ें। अब आइए देखते हैं, कथा को पढ़ते हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, हो सकता है किसी ने नहीं सुनी हो। प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। समय के साथ उसके एक संतान हुई। एक बार कोई मदमस्त हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखाओं को सूंड से तोड़ने लगा। चिड़िया का घोंसला नीचे पड़ गया, उससे उसके अंडे टूट गए। इससे चिड़िया रोने लगी। उसके विलाप को सुनकर कठफोड़ा नामक पक्षी पूछता है, भद्रे किस लिए रो रही हो? तो चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान का नाश कर दिया है। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तब कठफोड़ा बोला, उसे बीणा रवा नाम मक्खी के पास समीप ले गया। तब कठफोड़ा उसे बीणा रवा नाम मक्खी के समीप ले गया। उन दोनों की बात को सुनकर मक्खी बोली, मेरा भी एक मित्र मेघनाद मेंढक है, शीघ्र ही उसे बुलाकर कुछ करते हैं। तब वे दोनों मक्खी के साथ मेघनाद के सामने जाकर सारा कथा वृतांत सुनाते हैं। मेघनाद बोला, जैसा मैं कहूँगा वैसा करो। मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर को हाथी के कान में आवाज़ करो, जिससे वह आंखें बंद करके खड़ा हो जाएगा। तब कठफोड़ा चंचू से उसकी आंखों को फोड़ देगा। इस प्रकार वह अंधा हो जाएगा। जब वह प्यासा होकर तालाब की ओर जाएगा तो रास्ते में एक बहुत बड़ा खड्डा है, उसके अंदर मैं रहूँगा और शब्द करूँगा। मेरे शब्द से वह गड्ढे को जलाशय समझकर उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। इस प्रकार मेंढक की योजना से वह मध्याह्न में बहुत बड़े खड्डे में गिर गया और मर गया। इसलिए कहा भी गया है, क्या कहा गया है, अनेक निर्बलों का समूह दुर्जय होता है। मान लीजिए बहुत सारे निर्बल लोग हैं जिनमें बल नहीं है, परंतु मिल जाएं, यदि आपस में मिल जाएं तो उनको जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये शिक्षा है इस पाठ की, इसको आप अपने जीवन में भी धारण करिए परीक्षा के साथ साथ।